Hey everyone, how are you all doing? This is your YouTube buddy Kiara, a 10th grader, and today I am back with another study session. But before that, I would really like to thank all of you sweet people for the overwhelming response that you showed to my latest vlog video. So मैं फर्स्ट टाइम एक vlog बना रही थी एंड आई हैड नो आइडिया whatsoever कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं एंड व्हेन आई वाज अपलोडिंग इट आई एक्चुअली फेल्ट लाइक अ स्टूपिड कि नहीं बेकार जाएगी एंड यू विल गेट हेट कमेंट्स एंड सो ऑन बट आपका रिएक्शन तो उसके बिल्कुल अपोजिट था. यू ऑल लाइक यू आर सो स्वीट विद ऑल दोज कमेंट्स एंड मुझे सच में आप लोगों से सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा. सो आई डिसाइडेड कि एक या दो बार व्लॉग्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है. सो माई नेक्स्ट व्लॉग, माई सेकेंड व्लॉग इज कमिंग आउट आफ्टर दिस स्टडी सेशन आफ्टर अ few days in which I will be sharing how I made my English project and all that study session and all जो हमारे 10th graders के होते हैं. Now let's get back to work. So today we will be studying chapter 3 two stories about flying का second part Black Aeroplane जिसके author है Frederick Forsyth. So before starting the word to word explanation of this chapter, let me tell you something about what happens in this lesson in short. तो हमारा जो नरेटर है, जो हमारा क्या नाम है ऑथर है फ्रेडरिक फोर्सीथ, वो एक पायलट हैं. वो पायलट होते हैं और वो फ्रांस से होकर अपने घर इंग्लैंड अपने पर्सनल एरोप्लेन में जा रहे होते हैं. पर रास्ते में स्टॉर्म क्लाउड्स होने के कारण उस पायलट की जान खतरे में पड़ जाती है. आखिर उस खतरे से वो कैसे अपनी जान बचाकर निकलता है, आइए देखते हैं. जो हमारा नरेटर है पायलट, उसके प्लेन के पीछे ईस्ट डायरेक्शन में चांद निकल आया था. रात का समय था और तारे उस साफ आसमान में चमक रहे थे. वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट आसमान में एक भी बादल नहीं था. इनफेवरेबल वेदर कंडीशंस को देखकर नैरेटर, जो कि अपना प्लेन फ्लाई कर रहा था, वो काफ़ी खुश था. हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि रात का समय था और कंट्री साइड यानी रूरल एरिया के लोग नीचे सो रहे थे. नैरेटर अपने पुराने डकोटा नाम के एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था एंड ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड फॉर अ हॉलीडे. वो उस समय अपने घर जाते हुए इतना हैप्पी था कि अपनी वैकेशंस के बारे में ही सोच रहा था, ड्रीम कर रहा था यानी ख्वाब देख रहा था. ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिज फैमिली यानी वो अपने परिवार से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए बेताब था. जब उसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे. नाउ ही थॉट कि उसे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. एक्चुअली गाइज होता क्या है कि एरोप्लेन्स जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट में ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि पायलट्स की फ़्लाइट को मॉनिटर करते हैं, यानी उन्हें डायरेक्शंस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल सिटी है. तो नरेटर को लगा कि एक बार उसे वहाँ के कंट्रोल रूम से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उनसे ज़रा डायरेक्शंस पूछ लेने चाहिए. सो एज ही लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. नोज ऑफ द एरोप्लेन यानी कि प्लेन का आगे का लंबा सा फ्रंट पार्ट. तब नरेटर ने नीचे जगमगाती हुई पेरिस सिटी की लाइट्स को सामने देखा. उसने रेडियो स्विच ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम को फीडबैक दी कि वो अपने डकोटा DS-088 में है. उसने पूछा कि क्या वो उसे सुन पा रहे हैं. फिर उसने बताया कि ही इज़ ऑन हिज वे टू इंग्लैंड यानी कि वो इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए रास्ते में है. इमीडिएटली रेडियो में से कंट्रोल रूम ने आंसर किया कि वो उसे सुन पा रही हैं एंड ही ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट यानी उसे वेस्ट डायरेक्शन में 12 डिग्री से मुड़ जाना चाहिए इंग्लैंड के लिए. तब पायलट ने अपना मैप और कंपास चेक किया, अपने सेकंड और आखिरी फ्यूल टैंक को स्विच ऑन किया यानी उसका फर्स्ट वाला ख़त्म हो गया था और अब वो सेकंड पे स्विच ऑन कर रहा था, और अपने डकोटा प्लेन को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट में घुमा लिया. अब नरेटर ने सोचा कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट यानी वो अपने घर नाश्ते के टाइम तक पहुंच ही जाएगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. नरेटर उसके लिए बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि गाइज होता क्या है कि इंग्लैंड के जो लोग होते हैं कॉल्ड एज द इंग्लिश, वो एक बहुत ही लैविश, बहुत ही ग्रैंड ब्रेकफास्ट करते हैं. हमारे नरेटर को ऐसा बढ़िया खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया था. दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी. इस तरह से सब कुछ अच्छा ही जा रहा था. वेदर कंडीशंस बढ़िया होने के कारण उसकी फ्लाइट भी आसान थी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. नाउ द नरेटर सेज कि पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम व्हेन ही सॉ द क्लाउड्स यानी कि वो पेरिस से करीब 150 किलोमीटर्स आगे पहुंच आया था और पेरिस को पीछे काफ़ी दूर छोड़ आया था ट्रैवल करते करते.
तब उसने अपने आगे स्टॉर्म क्लाउड्स देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स बहुत ही हैवी और डार्क रेन क्लाउड्स होते हैं जो कि एक तूफान के आने से पहले देखने को मिलते हैं, और एक एरोप्लेन का इनसे बचकर निकलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। नैरेटर बताता है कि वो बहुत बड़े बड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो उसके आगे आसमान में बड़े काले पहाड़ खड़े हों। नाउ नैरेटर को पता था कि वो उन सब बादलों के ऊपर से होकर नहीं जा सकते थे, और उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि प्लेन की वो वेस्ट की जगह नॉर्थ या साउथ से होकर जा सके, बिकॉज जैसा हमने अभी अभी पढ़ा ही हैड ऑलरेडी स्विच्ड टू हिज सेकेंड टैंक विच वॉज ऑल्सो हिज लास्ट वन। तब उसने सोचा कि ही ought टू गो बैक टू पेरिस, यानी उसे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, नहीं तो ये स्टॉर्म क्लाउड्स उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पर लेकिन वो घर पहुंचना चाहता था। उसे ब्रेकफास्ट के लिए इतनी बेचैनी थी कि वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गया। उसने अपना पुराना डकोटा DS-088 को सीधे तूफान की ओर बढ़ा दिया। बादलों में एंटर करने पर सब कुछ सडनली ब्लैक हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे पा रहा था। तूफान होने के कारण नैरेटर के पुराने प्लेन ने एकदम से जंप किया और वो आसमान में ट्विस्ट हो गया, एक तरह से घूम गया। पायलट ने अपने कंपस की तरफ देखा और फिर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कंपस राउंड एंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, यानी वो खराब हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। सिमिलरली उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन तूफानी बादलों में एंटर करने के बाद खराब हो गए थे। फिर उस पायलट ने रेडियो चलाने की कोशिश की। उसने इस तरह पेरिस कंट्रोल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब नैरेटर का रेडियो, कंपस सब खराब हो चुका था और उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो किधर है। वो उस स्टॉर्म में गुम चुका था। फिर अपने आसपास के काले बादलों में उसने एक और एरोप्लेन देखा। नाउ वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेन। उस प्लेन के साइड विंग्स पर कोई लाइट्स तो नहीं थी, पर लेकिन वो स्टॉर्म से गुजरते हुए उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट हमारे लॉस्ट पायलट को उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जो कि उसकी तरफ मुड़कर देख रहा था। इतनी खतरनाक सिचुएशन में जब नैरेटर को पता चला कि वो अकेला नहीं है और उसके साथ कोई दूसरा पर्सन भी है, तो वो बहुत खुश हुआ। उस प्लेन के पायलट ने अपना हाथ उठाया और वेव किया। फॉलो मी, वो कह रहा था, मेरे पीछे आओ। तब नैरेटर ने सोचा कि मे बी वो पायलट जानता है कि मैं गुम चुका हूँ और वो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार ये हमारे साथ भी तो होता है ना, हम किसी अकेली सुनसान सी जगह चले जाओ और वहाँ पे कोई हमें ऐसा ही इंसान मिल जाए जो हमारी मदद करे, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए वो पायलट भी बड़ा खुश हुआ। तो उस पायलट ने अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया और नैरेटर की डकोटा के आगे उड़ाना शुरू कर दिया, ताकि नैरेटर के लिए उसको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाए। एक ओबीडियंट चाइल्ड, यानी एक अच्छे बात मानने वाले बच्चे की तरह नैरेटर उस अजीब से एरोप्लेन के पीछे जाने को राजी हो गया। करीब आधे घंटे तक वो अजीब सा ब्लैक प्लेन उसके आगे आगे उड़ता रहा। अब नैरेटर की डकोटा के लास्ट टैंक में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट और उड़ पाता। अब उसे डर लगने लग गया, अगर फ्यूल खत्म हो गया तो प्लेन तो चलना ही बंद हो जाएगा। बट देन सामने उड़ रहे एरोप्लेन के पायलट ने नीचे की ओर अपने प्लेन को उड़ाना स्टार्ट, और फिर नैरेटर ने भी उसको तूफान के थ्रू फॉलो किया। एकदम से वो बादलों के बाहर आ गया और उसे सामने दो लंबी स्ट्रेट लाइंस मिली जिन पर लाइट्स लगी थी। ये एक एयरपोर्ट का रनवे था जिस पर प्लेन्स लैंडिंग करते हैं। नैरेटर बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो सेफ था। अब उसने मुड़कर अपने ब्लैक प्लेन वाले दोस्त को देखना चाहा, पर अब आसमान खाली था, वहाँ पर कुछ नहीं था। वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था और कहीं भी नहीं दिख रहा था। अब नैरेटर ने लैंडिंग की, वो नीचे ज़मीन पर उतरा एंड ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी कि प्लेन से उतरने के बाद उसे उस डकोटा से दूर जाने पर बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हुई। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों, उसे गिल्ट क्यों फील नहीं हुई? क्योंकि मुसीबत के टाइम इस डकोटा ने ही उसे धोखा सा दे दिया था, उसकी जान खतरे में डाल दी थी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद हो गए थे और प्लेन खराब सा हो गया था। इस कारण ही डिड नॉट फील सॉरी। तो अब नैरेटर कंट्रोल सेंटर में गया और वहाँ बैठी लेडी से उसने अपनी लोकेशन के बारे में पूछा कि वो किधर है और वो दूसरा पायलट कौन था। दिस वॉज बिकॉज वो उस दूसरे पायलट को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहता था। ही फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। पर लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। उस औरत ने बड़े अजीब तरीके से नैरेटर की तरफ देखा और फिर वो हंसने लगी। वो बोली, एक और एरोप्लेन ऊपर ऐसे तूफान में?
आज रात कोई भी एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे और केवल तुम्हारा प्लेन ही ऐसा था जो मैं रेडार पर देख पा रही थी। नाउ आवर नरेटर वंडर्स कि वो कौन था जिसने कंपस या रेडियो और एक्स्ट्रा फ्यूल के बिना उसकी सेफली पहुंचने में हेल्प की थी। वो पायलट कौन था जो कि उस अजीब से ब्लैक एरोप्लेन को तूफान में बिना लाइट्स के उड़ा रहा था। समहाउ वी हैव ओनली वन एक्सप्लेनेशन। कोई ऐसी पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल ताकत, या फिर हम कह सकते हैं खुद भगवान। देखिए, लेटर टू गॉड में भी हमने पढ़ा था किस तरह से लेंचो भगवान पे कितना विश्वास करता है, पर इनडायरेक्टली उससे हेल्प मिली थी ना। ऐसे ही यहाँ पर हमारे नरेटर को भी इनडायरेक्टली हेल्प मिली है भगवान से या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर से। आई रियली होप कि आपको मेरा समझाना पसंद आया हो और इस चैप्टर में अब कोई कन्फ्यूजन ना रह गई हो। इफ़ यू रियली लाइक माई एक्सप्लेनेशन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।